ये पता चल चुका था कि सिंपल नहीं है, जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। इट इज यू who are my friend। अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य अफर्मेटिव है, असर्टिव का अफर्मेटिव है, क्योंकि इस वाक्य का जो अर्थ निकल रहा है वो निकल रहा है कि अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य एम्फैटिक है, क्योंकि जब हम इस वाक्य को हिंदी में लिखेंगे तो कहेंगे तुम ही मेरे मित्र हो। मैंने बताया था आपको कि सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या एक हो, और आप देखो तो यहाँ पर इज एक फाइनाइट वर्ब हो गई और एक फाइनाइट वर्ब हो गई आर। अब हमारे पास जब दो फाइनाइट वर्ब हो गई तब अब ये सेंटेंस सिंपल नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि सिंपल नहीं है तो क्या है, इसको आगे शुरू करते हैं। अब समझो आप, वह वाक्य जिसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या एक होती है वो सिंपल होता है, और संरचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का प्रयोग जब हम इंग्लिश के ग्रामर में करते हैं तो इसका मतलब होता है आश्रित पदीय वाक्य, लेकिन कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल भी होता है। या आपने कहीं दुकानों का समूह सुना होगा तो सुना होगा मीना कॉम्प्लेक्स, बाली कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार कॉम्प्लेक्स का मतलब जो है वो दुकानों का समूह भी होता है। कॉम्प्लेक्स का प्रयोग आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ निकल कर आते हैं। तो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस है, साधारण वाक्य, जिसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या एक है। अब समझिए आप, दो सेंटेंस आपको समझना है, और जैसे ही आप दो सेंटेंस समझेंगे ऐसे आपके पास जो क्लास का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हमको सीखना है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, और बहुत कंफ्यूजिंग चीज है क्लास क्या होती है। अगर आप फोकस करके मेरी बातों को सुनेंगे तो ये कंफ्यूजन अब आपके पास नहीं रहने वाला है। ध्यान से देखो आप, कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या दो होती है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी वह सेंटेंस होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या दो होती है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इज लिखा हुआ है और यहाँ पर आर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ इस वाक्य में फाइनाइट वर्ब की संख्या दो है। तो दो फाइनाइट वर्ब होने पर सेंटेंस कंपाउंड, इसकी हिंदी होगी समान पदीय वाक्य। और क्लास जिसका मतलब उपवाक्य होता है उसको पद भी कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हिंदी होगी आश्रित पदीय वाक्य। और इन दोनों सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब की संख्या होगी वो दो होगी, सिंपल में एक होगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इज आर दो फाइनाइट वर्ब है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये सेंटेंस सिंपल नहीं है। अब सिंपल नहीं है तो संरचना की दृष्टि से वाक्य कुल तीन है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। और अगर कोई सेंटेंस सिंपल नहीं है तो वो या तो वो कंपाउंड होगा और या तो वो कॉम्प्लेक्स होगा। समझना है ये वाक्य जो लिखा हुआ है। अब हम किसी वाक्य में जिसमें फाइनाइट वर्ब दो आ जाए कैसे पता लगाएंगे कि वो सेंटेंस कंपाउंड है अथवा कॉम्प्लेक्स। इसके लिए आपको एक चीज सीखनी पड़ती है, कंजंक्शन। यहीं से मैंने इस टॉपिक को उठाया था। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक। इसे एक और वर्ड में कनेक्टर्स भी कहा जाता है। आपने देखा होगा मोबाइल में, सेल फोन में जब लोग जोड़ते हैं तो कहीं पर कनेक्टर लगा देते हैं। कनेक्टर मतलब एक
सेल फोन को किसी चीज से जोड़ने वाला जो जो ऊपर से तारा रहा है उसको जोड़ दिया गया तो कनेक्टर हो गया। तो कंजंक्शन या कनेक्टर का मतलब हुआ संयोजन। अब समझो आप, जो कंजंक्शन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो कंजंक्शन हमारा होता है वो होता है कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा कंजंक्शन हमारा होता है वो होता है सब ऑर्डिनेट। अब आप एक चीज ध्यान से समझिएगा, मैंने पहला सेंटेंस लिखा था मोहन एंड श्याम आर प्लेइंग। आप वीडियो में जाकर देखिएगा तो मैंने कंजंक्शन की शुरुआत करी थी, तो मैंने बताया था कि शब्दों को जोड़ना भी कंजंक्शन का काम है, क्लास को जोड़ना भी कंजंक्शन का काम है। इसके पहले जो हमने कंजंक्शन पढ़ा था वहां पर दो शब्दों को जोड़ा जा रहा था। वो दो शब्द नाउन हो सकते थे, वो दो शब्द प्रोनाउन हो सकते थे, वो दो शब्द एडजेक्टिव हो सकते हैं। जैसे ही इज ब्रेव एंड हैंडसम, तो एंड का प्रयोग करके आपने जोड़ दिया था। तो इसके पहले हमने जब कंजंक्शन देखा है तो कंजंक्शन दो शब्दों को जोड़ रहा है। अब समझिएगा, अब जो कंजंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा। अब समझो आप, जो कंजंक्शन होते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। अब अगर किसी वाक्य में फाइनाइट वर्ब की संख्या 2 है, ठीक, और उस वाक्य में कंजंक्शन जो आए वो कोऑर्डिनेट चला है, तो अगर दो फाइनाइट वर्ब के साथ कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ऐसी स्थिति में जो वह वाक्य बनेगा वो बनेगा कंपाउंड। समझना, दो फाइनाइट वर्ब है और अगर कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है तब ऐसी स्थिति में जो वाक्य बनेगा वो बनेगा कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर कोई हमसे पूछे तो अब हम उसकी परिभाषा कुछ ये देंगे कि दो फाइनाइट वर्ब के साथ अगर कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दो फाइनाइट वर्ब कॉम्प्लेक्स में भी आनी है, दो फाइनाइट वर्ब कंपाउंड में भी आनी है। तो दो फाइनाइट वर्ब के साथ अगर कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो वो वाक्य कंपाउंड होगा, और अगर दो फाइनाइट वर्ब के साथ कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो वो वाक्य कॉम्प्लेक्स होगा। इट मींस अब सारा का सारा खेल इस डिपेंड करेगा कि हम कंजंक्शन को पहचाने। अब अगर हमको कंजंक्शन पता है कि कौन सा कंजंक्शन कोऑर्डिनेट है या कौन कौन सा कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है, तो ऐसी स्थिति में हम बड़े आराम से फाइंड आउट कर लेंगे कि ये वाक्य कंपाउंड है या ये वाक्य कॉम्प्लेक्स है। समझना, कुछ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सम, some examples of coordinate conjunction। ठीक, अब कुछ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करते हैं, जैसे मान लो एंड, yet, THEREFORE, therefore, so, either are, neither nor, एक्सेट्रा। ठीक, कुछ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मैंने लिख दिए, कुछ एग्जांपल लिख दिए। अब समझना, एंड का प्रयोग जब हम दो सेंटेंस को जोड़ेंगे। अब एग्जांपल से क्लियर होगा ये। ही वर्कड हार्ड so he
QUALIFIED, qualified, the COMPETITION competition. She went Agra and she saw the Taj. She lives in London, therefore she does not know the culture of India. समझना। He worked hard, उसने कठोर परिश्रम किया। So he qualified the competition, उसने परीक्षा उत्तीर्ण की। अब देखो आप, यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब है वर्क, और यहाँ पर दूसरी फाइनाइट वर्ब है क्वालिफाइड। अब कहोगे कैसे? वर्क वर्ब है, वर्क की सेकंड फॉर्म बनेगी वर्क। अब इसको आप नोट कर लो एक मिनट के लिए। अब देखो इसको समझना, ही वर्कड हार्ड, ये एक फाइनाइट वर्ब हो गई वर्क और एक फाइनाइट वर्ब हो गई क्वालिफाइड। अब कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि वर्क जो लिखा हुआ है ये वर्कड, ये हो सकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकता है। तो अगर ये वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ऐसी स्थिति में तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। आप समझना, अंग्रेजी के टेंस का अगर आप रूल पढ़ोगे तो कोई ऐसा रूल नहीं है जहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और टेंस की बात करो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट में, जहां पर थर्ड फॉर्म लगता है हैज या हैव के बाद। पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जहां पर हैड आता है, और फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जहां पर विल हैव आता है। तो अंग्रेजी के ग्रामर का शायद ही ऐसा कोई नियम हो, अगर हो सकता है नहीं जानते हो, जहां पर सब्जेक्ट के तत्काल पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये फाइनाइट वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है। अब ध्यान से देखो, एक फाइनाइट वर्ब ये हो गया, एक फाइनाइट वर्ब ये हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, इसको कहीं नोट कर लिया होगा आपने, तो इसको मिटा देते हैं एक मिनट। She is poor, yet she is happy। थोड़ा सा आसान प्ले समझते हैं। She is poor, yet she is happy। अब ध्यान से समझना, is एक फाइनाइट वर्ब है और यहाँ पर भी is एक फाइनाइट वर्ब है। वाक्य में फाइनाइट वर्ब की संख्या 2 हो गई। फाइनाइट वर्ब की संख्या 2 होने पर यह बात कंफर्म हो गई कि यह वाक्य सिंपल नहीं हो सकता। अब सिंपल नहीं हो सकता तो या तो कंपाउंड होगा और या तो कॉम्प्लेक्स होगा। तय कौन करेगा? तय करेगा कंजंक्शन। अगर 2 फाइनाइट वर्ब के साथ कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आया है तो वाक्य कंपाउंड होगा, और अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आया है तो वाक्य कॉम्प्लेक्स होगा। अब ध्यान से देखो आप, इस यहाँ एक फाइनाइट वर्ब है, इस यहाँ एक फाइनाइट वर्ब है, 2 फाइनाइट वर्ब आ गई। एक चीज क्लियर हो गई कि सेंटेंस सिंपल नहीं है। अब क्या है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, ये तय करेगा कंजंक्शन। देखो यहाँ पर कंजंक्शन लिखा हुआ है यट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब जब यट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ऐसी स्थिति में ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। 2 फाइनाइट वर्ब के साथ एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए। अब जब आप कंपाउंड सेंटेंस सीख चुके हो, अब आप क्लास सीख सकते हैं। समझो आप, यहाँ पर यट लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के पहले जितना कुछ लिखा है ये लिखा हुआ है
PRINCIPAL, प्रिंसिपल क्लास, यही क्लास है। क्लास का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? क्लास का मतलब ये हो गया कि आप जब तक सेंटेंस कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपल सेंटेंस में क्लास नहीं बनेगी। क्लास तभी बनेगी जब या तो सेंटेंस कंपाउंड हो और या कॉम्प्लेक्स हो। क्लियर? अब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया तो इसके पहले जो लिखा हुआ है वो प्रिंसिपल क्लास है। ये जो यट है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और इसके बाद जो ये लिखा हुआ है ये है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लास। और ये पूरा प्रिंसिपल क्लास प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस कोऑर्डिनेट क्लास, ये पूरा मिलकर बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देखो, क्लास सिंपल सेंटेंस में नहीं होगी। क्लास होने के लिए वाक्य में का कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होना कंपल्सरी है। अब अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो कोऑर्डिनेट के पहले जो लिखा हुआ है वही प्रिंसिपल क्लास है। क्लास मतलब उपवाक्य, उपवाक्य मतलब दो या दो से अधिक उपवाक्य मिलकर एक कंपाउंड या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्लास हो गई, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, ये कोऑर्डिनेट क्लास हो गई, कुल मिलाकर वाक्य कंपाउंड हो गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्ब, यहाँ पर क्वालिफाइड दो फाइनाइट वर्ब है, सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो इसके पहले कौन सी क्लास हो गई? प्रिंसिपल क्लास। सो कौन सा कंजंक्शन हो गया? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद ये जो लिखा है ये क्या हो गई? ये हो गई कोऑर्डिनेट क्लास। कुल मिलाकर वाक्य क्या हो गया? कंपाउंड। यहाँ सी वेंट आगरा एंड सी सा जाता है। ध्यान से देखो आप, वेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, सा यहाँ पर लिखा हुआ है। सी वर्ब नहीं है, वेंट वर्ब है, आगरा वर्ब नहीं है, एंड कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसलिए है क्योंकि दो क्लास को जोड़ रहा है। अगर दो शब्दों को जोड़ेगा तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं होगा। यू एंड आई आर सिंगिंग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है क्योंकि दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर एंड से दो क्लास जोड़े जा रहे हैं। ध्यान से देखना आप। अब आपको पहचान क्या है? अगर हमने एंड को लिख दिया कि यू एंड आई आर प्लेइंग और यहाँ पर लिखा हुआ है सी वेंट आगरा एंड सी सा जाता है, तो कंफ्यूजन भी हो सकती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कंजंक्शन कौन सा कोऑर्डिनेट है और कौन सा कंजंक्शन सामान्य कंजंक्शन है, सिंपल कंजंक्शन है। तो सिंपल सा फंडा है। देखो, अगर एंड के पहले एक फाइनाइट वर्ब आ रही है और एंड के बाद एक फाइनाइट वर्ब आ रही है तो ऐसी स्थिति में वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है एंड। और अगर एंड के पहले कोई फाइनाइट वर्ब नहीं आ रही है तब वहां पर एंड दो शब्दों को जोड़ेगा। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर वेंट लिखा गया, यहाँ पर सा लिखा गया। अब यहाँ पर एंड कंजंक्शन है। इस एंड कंजंक्शन के पहले ये जो लिखा है ना, ये प्रिंसिपल क्लास है, प्रधान उपवाक्य। प्रिंसिपल क्लास, प्रधान उपवाक्य। ये एंड कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सी सादा ताज कौन सी क्लास? कोऑर्डिनेट क्लास। कुल मिलाकर वाक्य कंपाउंड। सी लिव्स इन लंदन। लंदन समझते होंगे आप, इंग्लैंड की राजधानी है। तो अब ये सेंटेंस देखो, देयरफॉर मतलब इसलिए, सी डज नॉट नो द कल्चर ऑफ इंडिया, वो भारतवर्ष के कल्चर को नहीं जानती। अब ध्यान से देखो आप, लिव्स एक फाइनाइट वर्ब हो गई। अच्छा देखो, सी वर्ब नहीं है, लिव्स फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसके अगले अवस्था बनेगी लिव्ड। इन वर्ब नहीं है, लंदन वर्ब नहीं है, देयरफॉर सी डज नॉट। अब यहाँ पर देखो नो लिखा हुआ है, ये फाइनाइट वर्ब हो गई। अब जब ये फाइनाइट वर्ब हो गई तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान से समझो, वाक्य में फाइनाइट वर्ब की संख्या 2 हो गई। जब फाइनाइट वर्ब की संख्या 2 हो गई तो हम ये क्लियर हो गए, हमारा माइंड एकदम क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस सिंपल नहीं है।
अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, तय कौन करेगा? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या लिखा हुआ है बेटा? देयरफॉर। देयरफॉर कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट। अगर ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट के पहले जो लिखा हुआ है ये क्या है? प्रिंसिपल क्लास। देयरफॉर क्या है? देयरफॉर है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये क्या है? ये है कोऑर्डिनेट क्लास। अब समझो, प्रिंसिपल क्लास प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस कोऑर्डिनेट क्लास बराबर कंपाउंड सेंटेंस। उम्मीद करता हूं कि क्लास और कंपाउंड सेंटेंस ये दो चीजें आपके माइंड में, आपके जहन में थोड़ी बहुत आ चुकी होंगी। अगर कोई आपको कंफ्यूजन होती है किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस कंफ्यूजन को भी दूर करूं। कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें दो फाइनाइट वर्ब के साथ एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आती है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के पहले जो लिखा हुआ है वो प्रिंसिपल क्लास है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद जो लिखा हुआ है वो कोऑर्डिनेट क्लास है और ये पूरा कंपाउंड सेंटेंस है। कोई कंफ्यूजन अगर होगी तो बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। शुरू करें, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, कहीं नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा, इसका कॉन्सेप्ट लगभग आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हिंदी होगी आश्रित पदीय वाक्य। पद का मतलब क्लास। आप समझिए, अगर वाक्य में दो फाइनाइट वर्ब है, दो फाइनाइट वर्ब के साथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो वाक्य कंपाउंड होगा। अगर वाक्य में दो फाइनाइट वर्ब है और दो फाइनाइट वर्ब के साथ कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो वाक्य कॉम्प्लेक्स होगा। अब मैं आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे दैट, जैसे इफ, जैसे बिकॉज, जैसे हु, विच, वेयर, और जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। हाँ, एक और देखिएगा, अनलेस, अनटिल। अच्छा, अनलेस और अनटिल ये दोनों का जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अनलेस का मतलब होता है जब तक ना, और अनटिल का मतलब भी होता है जब तक ना। अब कंफ्यूजन ये होती है कि अनलेस और अनटिल जब दोनों का मतलब एक है तो दोनों का प्रयोग कैसे करेंगे। अनलेस का प्रयोग आप तब करते हो जब वाक्य में शर्त की बात की जाती है कि जब तक आप कठोर परिश्रम नहीं करेंगे, जब तक आप मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो वाक्य में शर्त की बात की गई, तो जब हम शर्त की बात करते हैं तो वहां पर हम जब तक ना की अंग्रेजी अनलेस लगाते हैं। अनटिल का प्रयोग किया जाता है जब वाक्य में समय की बात की जाती है, जैसे जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तो वाक्य में जब तक ना आया वो इंडिकेट कर रहा है टाइम को, कि मतलब जब तक आप नहीं आएंगे, मतलब 10 बजे आओगे 10 बजे, 11 बजे आओगे 11 बजे, 12 बजे आओगे 12 बजे, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो वाक्य में जब तक ना प्रयोग किया गया
समय के लिए। तो जब वाक्य में समय की बात की जाती है तो अनटिल का प्रयोग करते हैं, और जब शर्त की बात की जाती है तो अनलेस का प्रयोग करते हैं। अब समझते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो मैंने आपको सेंटेंस दिखाया था, इट इज यू, जहां से मैंने छोड़ा था, हु आर माई फ्रेंड। अब आप ध्यान से देखना जरा, वाक्य में इज एक फाइनाइट वर्ब हो गई, और इट वर्ब है नहीं, इज वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, यू वर्ब नहीं है, हु वर्ब नहीं है, आर फाइनाइट वर्ब है, माई वर्ब नहीं है, फ्रेंड वर्ब नहीं है। अब आप ध्यान से देखो तो इस पूरे वाक्य में फाइनाइट वर्ब की संख्या 2 है। जब फाइनाइट वर्ब 2 है तो हम ये कंफर्म हो गए कि ये सेंटेंस सिंपल नहीं हो सकता। तो हमेशा देखिएगा क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या नहीं है। हमें अपनी दुनिया में 100 में से 90 लोग इसलिए कामयाब हो जाते हैं, 90 लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि हमें ये करना है, लेकिन उनका माइंड इस बात को क्लियर नहीं करता कि हमें क्या नहीं करना है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। महाभारत काल की बात है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो गुरुदेव द्रोणाचार्य थे उन्होंने 105 को शिक्षा दी, 100 कौरव 5 पांडव। और इसके बाद जब टीचर जो है शिक्षा देता है तो शिक्षा देने के पश्चात वो फिर टेस्ट लेता है, परीक्षण लेता है, तो उन्होंने कहा कि लोग जरा देख ले बच्चों ने कितना सीखा। तो वो आम के पेड़ पर एक पक्षी को बिठाला और ये कहा कि भाई उस पक्षी की आंख में निशाना लगाना है। तो सबसे पूछा गया, सब आते चले गए, युधिष्ठिर आए, उनसे पूछा गया क्या दिखाई पड़ रहा है। तो युधिष्ठिर ने बाण छोड़ा, मतलब पकड़ा, आपने कहा गुरुदेव चिड़िया दिखाई पड़ रही है, पेड़ दिखाई पड़ रहा है, फल दिखाई पड़ रही है, पत्ती दिखाई पड़ रही है, धनुष दिखाई पड़ रहा है, बाण दिखाई पड़ रहा है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि रख दीजिए, आप निशाना नहीं लगा पाओगे। 104 विद्यार्थी आए और सबसे द्रोणाचार्य ने एक ही बात पूछी कि तुम्हें दिखाई क्या पड़ रहा है। तो सब लोग धनुष पर बाण संधान करते थे और सेम रिप्लाई करते थे, पेड़, पक्षी, पत्ते, धनुष, बाण, चिड़िया और चिड़िया की आंख। अंत में उन्होंने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से पूछा क्या दिखाई पड़ रहा है। तो हम सभी लोग जानते हैं इस कहानी को। तो अर्जुन ने कहा, गुरुदेव निशाना लगाया और कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है। द्रोणाचार्य ने कहा निशाना लगाओ, निशाना लगा दिया, चिड़िया की आंख में निशाना लग गया। ये कहानी हम सभी को पता है। इस कहानी के भीतर आप कभी ये समझो कि अर्जुन निशाना क्यों लगा पाया। समझिए, बाकी 104 लोग ये जानते थे कि हमें क्या देखना है और अर्जुन ये जानता था कि हमें क्या क्या नहीं देखना है। तो जब ये माइंड में क्लियर होता है कि ये काम हमको नहीं करना है, तो जो काम आपको करना है वो अपने आप हो जाता है। और आप जानते होंगे जो चीज की नहीं जाती हो जाती है, वो बहुत खूबसूरत होती है। आपके अपनी जिंदगी के तजुर्बात होंगे, एक्सपीरियंसेस होंगे, आपने देखा होगा जो हो गया वो बहुत अच्छा हो गया, जो आपने किया वो शायद उतना अच्छा हो या ना हो, लेकिन जो हो गया वो बहुत अच्छा है। अर्जुन ने निशाना लगाया नहीं, अर्जुन से निशाना लग गया क्योंकि उसका माइंड इस बात को लेकर क्लियर था कि मुझे पेड़ नहीं देखना है, धनुष नहीं देखना है, बाण नहीं देखना है, पत्ते नहीं देखना है, आम का फल नहीं देखना है, चिड़िया को नहीं देखना है। तो उसके आसपास में बचा केवल चिड़िया की आंख, तो उस पर निशाना लग गया। तो ये समझिएगा क्या करना है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण माइंड को ये बताना होता है कि हमें क्या नहीं करना है। मैं हमेशा बोल रहा हूं, जब सेंटेंस में 2 फाइनाइट वर्ब आ गई तो मैं बोल रहा हूं अगर 2 फाइनाइट वर्ब आ गई मतलब सेंटेंस सिंपल नहीं है। एक चीज कंफर्म, अगर किसी वाक्य में 2 फाइनाइट वर्ब आई तो सेंटेंस सिंपल नहीं है, नहीं ज्यादा जरूरी है। समझो, अब अगर सिंपल नहीं है तो है क्या, तो है अब या तो कंपाउंड है या तो कॉम्प्लेक्स है। इसे तय कौन करेगा, इसे तय करेगा कंजंक्शन। अब ध्यान से देखो, आप इस वाक्य में कंजंक्शन आया हुआ है हु। अब जब हु कंजंक्शन आया है तो ऊपर में लिखा है जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। अब वाक्य में फाइनाइट वर्ब की संख्या 2 है
कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है, अतः वाक्य कॉम्प्लेक्स होगा। अब देखो आप, इसके पहले जो ये सेंटेंस आ गया इसी को क्लास कहा जाता है, और ये है प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास, प्रधान उपवाक्य। ये जो हु है ना, ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और ये जो इतना लिखा हुआ है, ये लिखी हुई है सब हाइफन देकर कोआर्डिनेट ऑर्डिनेट क्लास। कुल मिलाकर वाक्य हो गया कॉम्प्लेक्स। समझो, कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास होगी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगी, वाक्य कंपाउंड हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई सबऑर्डिनेट क्लास है, वाक्य कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ बहुत सिंपल, क्लास को समझना बहुत आसान है। एक क्लास कंजंक्शन के पहले होगी और एक क्लास कंजंक्शन के बाद होगी। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये प्रिंसिपल क्लास, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये कोऑर्डिनेट क्लास। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लास। देखो, दैट वी नो दैट द अर्थ इज राउंड। देखो आप, वी वर्ब नहीं है, नो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म न्यू, इसकी नेक्स्ट फॉर्म बन सकती है फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब हो गई। अब इसके बाद दैट द अर्थ इज एक फाइनाइट वर्ब हो गई। वाक्य में देखो, फाइनाइट वर्ब नो हो गई और इज हो गई। फाइनाइट वर्ब दो हो गई, मतलब सेंटेंस सिंपल नहीं है। अब अगर सिंपल नहीं है तो या तो कंपाउंड होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा। तय कौन करेगा? तय करेगा कौन? तय करेगा कौन? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है यहाँ पर? दैट। दैट कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट। इसके पहले की क्लास देखो आप, तो इसके पहले की क्लास होगी प्रिंसिपल क्लास। ये कौन सा कंजंक्शन होगा? ये कंजंक्शन होगा सबऑर्डिनेट। और ये कौन सी क्लास होगी? ये क्लास होगी सबऑर्डिनेट क्लास। क्लियर? मतलब अगर हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो अगर हमारे समझ में कंपाउंड सेंटेंस है तो केवल हम कंजंक्शन को देखें, तो अगर कंजंक्शन कोऑर्डिनेट है तो वाक्य कंपाउंड हो जाएगा, और अगर कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है तो वाक्य कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। किंतु ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है, ये क्लास तीन प्रकार का होता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर केवल एक होता है, और वो होता है पहले प्रिंसिपल क्लास आएगी, फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगा, फिर कोऑर्डिनेट क्लास आएगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर और है, उससे आप परिचित हो लें। हो सकता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है, सबसे पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास के बाद कामा, और कामा के बाद प्रिंसिपल क्लास। एग्जांपल जरा देखो आप, इफ यू कम कामा आई शैल गो विथ यू। ध्यान से देखो आप, इस वाक्य में कम गो तो फाइनाइट वर्ब है, इफ यहां पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। आप ध्यान से देखो, अब आप इस वाक्य को देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो गया है, तो समझ नहीं आ रहा है कि दो फाइनाइट वर्ब आ गई है, कंजंक्शन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, और सिंपल हो नहीं सकता क्योंकि फाइनाइट वर्ब की संख्या दो है, और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स समझ नहीं आ रहा है क्या है। अब समझो, एक हो सकता है वाक्य की शुरुआत सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ हो जाए। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर इफ, तो इफ यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई ये जो क्लास है ये सबऑर्डिनेट क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास के बाद ये लगा हुआ है कामा, और कामा के बाद लगी हुई है ये प्रिंसिपल क्लास।
इसका मतलब ये हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का दो स्ट्रक्चर हो सकता है। पहला स्ट्रक्चर सामान्य स्ट्रक्चर, पहले प्रिंसिपल क्लास, फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, फिर सबऑर्डिनेट क्लास। इन एनी कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि वाक्य का प्रारंभ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद सबऑर्डिनेट क्लास, कामा और प्रिंसिपल क्लास। अब आप कहोगे पहचानेंगे कैसे? अगर प्रिंसिपल क्लास पहले है और कंजंक्शन आ गया तो कंजंक्शन के बाद सबऑर्डिनेट क्लास आएगी। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाक्य के प्रारंभ में है तो यहाँ पर कामा जरूर लगा होगा। आप इस कामा को देखकर पहचान सकते हो कि ये वाक्य कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के में प्रिंसिपल क्लास होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद सबऑर्डिनेट क्लास होती है और सबऑर्डिनेट क्लास तीन प्रकार की होती है। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। अगर आसमान वाले ने चाहा तो मिलते हैं आपसे कुछ ही दिनों में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सबऑर्डिनेट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।